हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे हम अपनी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की जो 12th की बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 11th की ऑलरेडी रनिंग है। ये दोनों ही बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इन दोनों बुक में हिस्ट्री का सारा पार्ट कवर हो जाता है। एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, ये दोनों 11th के अंदर है। एंड मॉडर्न वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया का, एंड प्लस जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो हमारी कवर हो जाती है 12th की बुक में। बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी, और चैप्टर्स, सबसे बड़ी बात है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। एंड क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट डेट याद रख पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको आसपास की घटनाएं याद है, जैसे कि ये हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हुआ है, तो उस हिसाब से आप सही आंसर टेक कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी देयर आर 15 चैप्टर्स इन क्लास 12th Tamil Nadu board history. So we are starting with the chapter 1, that is rise of nationalism in India. नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, दैट वी हैव कवर्ड इन सोशोलॉजी पार्ट। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो एक नेशन की फीलिंग, एक वननेस की फीलिंग कि हम सब एक जैसे हैं और कोई और आउटसाइडर है जो हमारी अपनी यूनिटी को, हमारी अपनी वननेस को या हमारी अपनी पहचान को अगर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम सब के अंदर एक सिमिलर फीलिंग आती है नेशनलिज्म की। जैसे वी ऑल आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, बट इफ आई आस्क व्हाट इज एन इंडियन, इंडियन होता क्या है, तो इट इज नथिंग, कहीं पे रखा नहीं है, ना ही बाजार में मिलता है। इट इज जस्ट अ फीलिंग, जस्ट अ इमोशन। सो नेशनलिज्म इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इमोशन। सो कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि इंडिया जो था वो ब्रिटिश के अंदर है इस समय। और ठीक है, शुरू में बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं लगता है, एंड चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से धीरे धीरे कन्वर्ट आउट होती चली जाती है। बट हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव कब आता है, जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। 1915 की बात है। दैट वाज द ईयर व्हेन हिस्ट्री टुक अ होल टर्न। पूरा हिस्ट्री में गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, और अपना यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा ही है। बट इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 1915 से पहले भी कुछ लीडर्स थे, या ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये लोग दूसरे लोग हैं और हमें इनसे अपनी आज़ादी लेनी है, ये हम पे अन्याय कर रहे हैं। सो नेशनलिज्म का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बट इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या हो सकती है, so you can write some important words, that is loyalty and devotion to a nation. So it is like a consciousness, yet tendency to exalt and place one nation above all others. So it emphasizes promotion of its culture and interest as opposed to their of other nations. So basic definition है, 8-10 बार पढ़ेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगी। सो गांधी जी से पहले भी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नरोजी जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक, एंड कुछ और अर्ली पीपल थे जिनके बारे में हम धीरे धीरे इस बुक में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब अगर हम बैक में जाएं थोड़ा सा, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जिसने हमारे अंदर ये नेशनलिज्म की भावना जो थी कहीं ना कहीं जागृत करी। देखिए, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने नया वो लैंड टेन्योर सिस्टम लेकर के आए। जैसे उन्होंने क्या करा, ट्रेडिशनल जो इंडियन लैंड सिस्टम था ना, उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, जैसे राजा लोगों को भी कर देना होता था, पर राजा लोग जो कर या टैक्स लेते थे वो एक्चुअल क्रॉप पे लेते थे। वो ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने कुछ फिक्स कर रखा था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने लैंड रेवेन्यू कैश में फिक्स कर दिया। इट्स नॉट क्रॉप, इट्स कैश, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप, कि आपके यहाँ क्रॉप ज़्यादा हुई है, कम हुई है, नहीं हुई है, दे आर लाइक हमको लगान चाहिए। तो वो चीज़ उन्होंने क्या करी, फिक्स कर दिया। कई बार क्या होता था, फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो जाते थे, या जो थे आपका प्राइजेस फॉल हो जाते थे, या ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से। बट उस समय भी उनको यही था कि हमें तो हमारा टैक्स का पैसा चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा धीरे धीरे एमर्ज आउट होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ जी,
कि इस चक्कर में उनको लैंडलॉर्ड से उधार लेना पड़ता था, ज़मींदारों से। अब ज़मींदारों से उधार लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो। तो छोटी-मोटी चीज़ें जिसमें मतलब लोगों ने ट्रिकरी करना शुरू कर दिया, रॉब करना शुरू कर दिया चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें एंटर आउट हो गई। लेकिन इनके साथ-साथ एक जो सबसे बड़ी भावना थी वो ये थी कि ये लोग सही नहीं है या ये अपने लोग नहीं है। सो दो अदर मेजर इम्प्लीकेशन जो होती है ऑफ द न्यू लैंड सेटलमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लैंड को कमोडिफाई कर दिया। लैंड को कमोडिफाई या एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज का मतलब क्या है कि खाने पीने की चीज़ें ना उगा करके ऐसी चीज़ें उगाओ जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया रेट है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, या इंडिगो, इंडिगो तो बहुत ही फेमस है। तो ये सब क्या करा उन्होंने, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर लिया। अब इससे पहले क्या होता था कि भाई लोग दाल चावल उगाते थे। अब दाल चावल उगाने में क्या होता था, बिक भी जाता था, प्लस उससे उनका अपना कम से कम पेट तो भर ही जाता था। बट यहाँ पे अगर आप इंडिगो उगा रहे हो अपने खेत में और आपके पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, तो इंडिगो तो नहीं खाओगे आप। और भूख से इंसान के अंदर इतनी नफरत जगती है जितनी किसी और चीज़ से नहीं जगती। अगर आप भूखे हो तो आप मार के भी खा सकते हो सामने वाले को। ये अब इस वजह से जो लोग थे, मोस्टली जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनके अंदर वो नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। अब जो था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लैंड को कभी भी पायस तरीके से नहीं देखा। हमारे यहाँ क्या है, ज़मीनें बहुत पायस है, बहुत पवित्र है। इनफैक्ट हम तो पहले हमारे जो स्कूल्स होते थे, हम तो चप्पल पहन के भी नहीं जाते थे स्कूल। एंट्री करते वक्त स्कूल को ऐसे प्रणाम करते थे जैसे वो ईश्वर हों। बट इन्होंने लैंड को कभी भी उस पायस नज़र से नहीं देखा। उन्होंने क्या करा, इसको एज अ कमोडिटी समझा। हमारे यहाँ पहले लैंड खरीद या बेच भी नहीं सकते थे, जिसकी ज़मीन होती थी उसी की होती थी। या तो गिफ्ट दे सकते थे या फिर जो बड़े ज़मींदार होते थे उनकी लैंड पे दूसरे लोग काम कर लिया करते थे। बाइंग या सेलिंग नहीं चलता था, बट इनके आते ही बाइंग सेलिंग भी शुरू हो गया। एंड जो लोग जो थे इसको रेंट वगैरह पे भी देने लग गए। और जो लोग रेंट टैक्स में प्रॉब्लम करते थे उनको ब्रिटिशर्स उनकी लैंड एक्वायर कर लेते थे। तो इससे कई छोटे छोटे जो लोग थे, छोटे छोटे ज़मींदार थे, उनकी कई सारी ज़मीनें ले ली ब्रिटिशर्स ने। तो एक तरफ हमने क्या देखा कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाले जो थे, छोटे छोटे किसान तो ऑलरेडी दुश्मन हो चुके थे, अब ये छोटे छोटे ज़मींदार भी दुश्मन हो गए। फ़ायदा किसका हो रहा था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, क्योंकि वो बहुत कम थे, ब्रिटिशर्स उनको ईजिली पाल सकते थे। सो आफ्टर द न्यू लैंड सेटलमेंट ये सारी दिक्कतें मार्केट में आनी शुरू हो गई। अब कमोडिफिकेशन ऑफ लैंड एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से किसी भी पीजेंट की तो लाइफ बेटर हुई नहीं। इंस्टीड इससे लोगों के अंदर डिसकंटेंट आ गया। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसकंटेंट, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से वो रेस्टलेस होने लग गए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई जी। अब दिमाग में रहना कि कौन दुश्मन बन चुका है। दुश्मन बन चुके हैं हमारे छोटे छोटे जो किसान लोग हैं, वो छोटे छोटे ज़मींदार हैं वो। तो अभी उनके अंदर दुश्मनी क्रिएट हो गई है। अब दूसरी जो पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो क्या थी, लाइसेंस फेयर पॉलिसी या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उन्होंने सिंपली क्या करा, उन्होंने कि भारत तो हम ही हैं, हम ही भारत हैं। तो यानी कि चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है। तो ऐसा कुछ उन्होंने दिमाग में सोच लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि ना इंडिया से कुछ जा रहा है उस पर टैक्स लगेगा, ना इंडिया पे कुछ आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा। हमने कहा ठीक है जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बट बढ़िया बात उनके लिए थी, हमारे लिए तो थी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन हो गया या जूट हो गया या सिल्क हो गया, ये सब बन कहाँ से रहा था, ये सब बिल्कुल बहुत बढ़िया ऊपर वाले से बन रहा था, जो उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था। तो कॉटन बनता था, जूट बनता था, सिल्क बनता था, ये सब ब्रिटेन में लेके जाते थे वो। अब ब्रिटेन में वहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर ली कपड़ों की, और वहाँ पे वो क्या करते थे, वहाँ पे मशीनों से सस्ते सस्ते कपड़े बनाते थे और इंडिया में बेचा करते थे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मास पॉपुलेशन, तो वो सस्ते कपड़े इजीली खरीद लेते थे। एंड इससे क्या हुआ, इंडिया का हैंडलूम का कारोबार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बिकॉज हैंडलूम क्लोथ्स वर कंपैरेटिवली टफ टू मेक। हमारे पास कोई हैवी मशीनरीज नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट बहुत हाई आ जाता था। तो एज कंपेयर टू इंडियन हैंडलूम्स, ब्रिटिश क्लोथ्स वर वेरी चीप, तो पीपल बॉट इट। एंड जो ब्रिटिश के आने से पहले ना, इंडिया का हैंडलूम प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इट वॉज लिटरली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इफ आई से दी बेस्ट, दी बेस्ट, nobody can ever match it.
आइदर इन पास्ट में तो हुआ ही नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, जिस लेवल तक इंडिया ने हैंडलूम मार्केट से कमाया था। बट अब वो हैंडलूम मार्केट पूरा का पूरा खत्म हो गया। सो हाउएवर जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, इसकी वजह से सब चीज़ें, इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट पूरा खत्म हो गया। मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारा बेस ही तोड़ दिया कि तुम कमाओगे ही नहीं, अगर कमा ही नहीं सकते हो, कमाने लायक ही नहीं रहोगे, तो तुम्हारे पे पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो सर्वाइव कहाँ से करोगे। तो उनका बेसिक फंडा यही था कि अपनी मार्केट को ग्रो करना और इंडिया का बेस खत्म कर देना। तो उन्होंने क्या करा, हमारी सारी मार्केट ही खत्म करके रख दी, क्योंकि अगर जिस हैंडलूम कारोबारी था वो दोबारा तो नहीं खोल सकता था उसको, ये दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इंग्लिश आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होने लग गए। इंडिया के अंदर हर जगह इंग्लिश आइटम्स हमें देखने को मिलते थे। एंड सब चीज़ें क्या हो गई, सारी क्रॉप्स कमर्शियलाइज हो गई। एंड अब क्या हुआ कि एक लेवल ऐसा आ गया कि उन्होंने ऑलमोस्ट 90% जगह को, 90% खाने पीने की जगह को कमर्शियलाइज कर दिया। बचा कितना, 10%। पॉपुलेशन कितनी, 100%। और इस वजह से क्या आती है, स्कैरसिटी। कई लाख लोग भूख के मारे मर जाते हैं भारत देश के अंदर, क्योंकि वो 10% जो था ना, जहाँ पे अनाज उग भी रहा था, तो उस 10% से पहले जो पूर्ति होती थी वो होती थी ब्रिटिश की। इंडिया पे जो बचता था पहले वो जमींदार वगैरह एक्यूमुलेट कर लेते थे, और फिर लास्ट में गरीबों के लिए कुछ बचे ना बचे। तभी आपने देखा होगा वो जी सारी फोटो वोटो होती है, सब में वो कुपोषित ही व्यक्ति नजर आते हैं। कोई हष्ट पुष्ट मोटा ताजा वर्कर कभी नजर ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि 2 वक्त छोड़ो, 1 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो जाता था। एंड इसी वजह से इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859-60 में बंगाल के अंदर, बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स क्या था कि ब्रिटिश की ऑप्रेसिव पॉलिसी को लेकर के लोगों से रहा ही नहीं गया, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से विद्रॉ कर दिया। एंड इंडिगो रिवोल्ट इज वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड रिवोल्ट इन द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था ना, उन्होंने बहुत ही चैनलाइज करके, प्लान करके रिवोल्ट किया था। क्योंकि इंडियन टेनेंट्स दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, और उनको नील वील लगाना था, और उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि खाने पीने का तो है ही नहीं पहले कुछ, ऊपर से जो इंडिगो तुम लगाने को कह रहे हो, इसके रेट्स के कोई जो है हमें सही तो लग नहीं रहे। तो उन्हें लगा ये सब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्योंकि एक बार एक पीजेंट ने एक्सेप्ट कर रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिर्फ इंडिगो उगाने के अलावा अपनी लैंड पे। मतलब उसकी लैंड थी, फिर भी वो कोई और क्रॉप लगा ही नहीं सकता था। एंड जो प्राइस उसको मिल रहा था, इट वॉज वेरी लो देन मार्केट प्राइस, वेरी लो। मतलब 10% भी नहीं दिया जा रहा था उसको। सो मैनी अ टाइम जो पीजेंट्स थे, उन्हें लैंड रेवेन्यू भी देना होता था, सब चीज़ें करनी होती थी। एंड उनको लगता था कि ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उनके कंसर्न को देखेंगे, सुनेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि चल यार, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनकी जो सारी एक तरीके से रिक्वेस्ट थी, प्ली थी, वो सब ऑलमोस्ट इन वेन थी। तो दे रिवोल्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट एनी फर्दर एडवांसेस एंड एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या हुआ, सब लोग मिल गए आपस में, और उन्होंने कहा कि हम कोई आगे का कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करेंगे। सो उन्होंने रिवोल्ट किया। एंड सरप्राइजिंगली रिजल्ट ऐसा हुआ कि वहाँ से जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो ऑलमोस्ट भाग गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पीसफुली, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये रिवोल्ट किया था। एंड दे वर लाइक, इन सब से कौन पंगा ले, कहीं और जाके काम करते हैं अपना। तो सेकेंड रीज़न ये हो गया। अब देखिए थर्ड रीज़न जिसकी वजह से बहुत नफरतें पैदा हुई लोगों में। पहला में क्या लिया उन्होंने, सब कमर्शियलाइज कर दिया। दूसरे में हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग थे, जो उनकी पॉलिसी थी लाइसेंस फेयर की, उससे लोगों को नुकसान हुआ। तीसरा क्या हुआ, इन दोनों की वजह से लगातार लगातार फेमाइन्स आने लग गए। एंड लगातार देयर वर इमिग्रेशन ऑफ इंडियन टू ओवरसीज ब्रिटिश कॉलोनीज। एंड इतना सब कुछ उन्होंने लैंड को खराब कर दिया, लैंड पे इतने नेगेटिव तरीके से कमर्शलाइज कर दिया क्रॉप को, कि अब अनाज वहाँ पे उग ही नहीं रहा था, और बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया में अकाल पड़ गया। इंडिया वॉज ऑलमोस्ट डी इंडस्ट्रियलाइज, कुछ इंडस्ट्रीज हमारी स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं, वीवर्स खत्म हो चुके थे, हमारे आर्टिस्ट खत्म हो गए थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया था, हमारा एग्रीकल्चर खत्म हो गया था। एंड देवर रिकरेंट फेमाइंस, लगातार लगातार फेमाइंस आ रहे थे, क्योंकि कोई सही इरिगेशन नहीं था, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था। सो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जो इंडियन रूलर्स थे
उन्होंने क्या करा, उन्होंने कभी भी इतना ज़्यादा शोषण नहीं किया। उन्होंने ध्यान रखा कि अगर ठीक है क्रॉप नहीं उग पा रही हैं तो उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया, उन्होंने इरिगेशन का ध्यान रखा, उन्होंने किसानों की बात सुनी। पर यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब कुछ रेगुलेशंस ही नहीं थे। बट ब्रिटिश ने क्या करा, उनकी जो पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, फेमाइंस में भी रखी कि भाई फेमाइन आया, अकाल पड़ा है तो तुम्हारा अपना केस है, तुम्हें तो हमारा टैक्स देना है। अब जिस इंसान पे खाने को कुछ नहीं है, और सिर्फ एक दिन की बात नहीं, पूरे साल खाने को कुछ नहीं है, उसका पूरा खेत खराब हो गया है, वो इतना ज़्यादा टेंशन में है, एंड उस समय ब्रिटिशर्स हेल्प करने के बजाय कहते हैं कि तुम हमें हमारा टैक्स पे करो। सो एज अ रिजल्ट मिलियंस, लिटरली मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। ब्रिटिश राज के दौरान करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है भूख की वजह से, एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 1770 एंड 1900 25 मिलियन इंडियंस डाइड इन फेमाइन। और ये ब्रिटिशर्स खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद लिखते हैं कि 25 मिलियन, 2.5 करोड़ भारतीय सिर्फ ये अकाल की वजह से मरा था। जो विलियम डिग्बाय हैं, जो एडिटर है मद्रास टाइम के, वो पॉइंट आउट करते हैं कि 1793 से ही 1900 के अंदर कुल 100 साल भी ऑलमोस्ट हैं, so alone an estimated 5 million people had died in all wars in the world। कि इस पीरियड की अगर हम बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड में 50 लाख लोग मरते हैं वॉर की वजह से, एंड अकेले इंडिया में 2.5 करोड़ लोग मरते हैं फेमाइन की वजह से। कैन यू सी द डिफरेंस? सो और उसके अलावा यहाँ पे जो सैडली व्हेन द पीपल वर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ व्हीट वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। इंडिया में पॉपुलेशन मरे जा रही है, बट वहीं पे उन्हीं लोगों के सामने से ट्रेनें जाती थी जिसके अंदर पूरा पूरा व्हीट भरा होता था, पूरा पूरा गेहूं भरा होता था, क्योंकि वो 10% जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था उससे उन्हें ब्रिटेन की पॉपुलेशन का पेट भरना था। कैन यू इमेजिन, वो जो लोग जो बहुत टाइम से भूखे हैं और जिन्हें पता है पूरे साल उन्हें कोई अनाज नहीं मिलना, उनके सामने पूरा पूरा अनाज का खजाना जा रहा है। ऐसी नफरत जागृत होगी ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो ड्यूरिंग द 1866 उड़ीसा फेमाइन एक इंस्टेंस हुआ जब 1.5 मिलियन पीपल स्टार्व टू डेथ की एक 1866 में लगभग आप समझो 15 लाख लोग जो थे उस समय मर चुके थे। एंड उसी ईयर में ब्रिटिश ने एक्सपोर्ट किया था 200 मिलियन पाउंड ऑफ राइस टू ब्रिटेन। कैन यू इमेजिन, 200 मिलियन पाउंड ऑफ राइस ब्रिटेन गया था, और उसी ईयर में उड़ीसा में 15 लाख लोग मर गए थे। अगर ये 20 मिलियन पाउंड का 10% भी वो इंडिया में छोड़ देते ना, तो वो 15 लाख लोग नहीं मरते। So the Odisha famine prompted nationalist Dadabhai Naoroji to begin his lifelong investigation to the Indian poverty. So if people say ना कि ब्रिटिशर्स तो हमारा भला करके गए, ट्रेन लाए, कल्चर लेके आए, वो लिटरली बर्बाद करके गए। हम क्या पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, उसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ नहीं लिखी जाती, बट जो हमारे एग्जाम में आता है वो रियलिटी आती है, और रियलिटी ये बुक्स हैं। सो दैट्स वाई दे बिकम इम्पॉर्टेंट। सो उड़ीसा की फेमाइन ने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने अपना सब काम धंधा छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज़रा देखूँ तो सही ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल राइट अबाउट इट, और मैं पूरे वर्ल्ड को बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स की सच्चाई क्या है। क्योंकि उस समय उन्होंने इंग्लैंड ने क्या बता रखा था पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम इंडिया को पाल रहे हैं, हम इंडिया को खाना दे रहे हैं, हम इंडिया को सिविलाइजेशन सिखा रहे हैं, इंडिया को हम अपना मानते हैं, और उन्हें सिखा के हम वापस आ जाएंगे। बट दादा भाई नौरोजी वॉज लाइक कि नो, इफ आई एम एजुकेटेड इनफ टू टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट्स रॉन्ग, आई विल टेल। तो उन्होंने इंडियन पॉवर्टी पे सब चीज़ें जो थी वो उन्होंने राइट करना शुरू कर दिया। सो द फेलियर ऑफ 2 सक्सेसिव मॉनसून्स, अब वापस से 2 सीवियर फेमाइंस आती है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1876 से 78 तक। उड़ीसा में कब आई थी? वेरी गुड, 1866 में। एंड मद्रास में कब आती है? उससे 10 साल बाद, दैट इज 1876 से 1788। 2 साल तक पूरा फेमाइन रहता है। एंड जो वाइसराय थे लाइटन, ही अडॉप्टेड अ हैंड्स ऑफ अप्रोच सिमिलर टू द फॉलोड इन ओडिशा, कि जैसा उन्होंने देखा कि उनके भाई बंधुओं ने उड़ीसा में क्या करा, हाथ जोड़ लिया कि नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने भी सेम काम किया, अरे अरे मैं क्या कर सकता हूँ, तो भगवान कर रहे हैं। और उस समय मद्रास प्रेसिडेंस में 3.5 मिलियन पीपल डाइड।
35 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ मद्रास फेमाइन। We can't even imagine their pain, we can just read it in the history. So अब इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से एक कंसेप्ट शुरू हो गया इंडेंजर्ड लेबर का। इंडेंजर्ड लेबर का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तो बड़ी सारी कॉलोनीज थी, इंडिया के साथ साथ उन्होंने सिलोन को कंट्रोल कर रखा था। सिलोन इज व्हाट, श्रीलंका। उसके अलावा मॉरिशस, फिजी, मलाया, कैरिबियन आइलैंड, साउथ अफ्रीका, और उन सब में इन्हें इनॉर्मस लेबर चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए थी, क्योंकि इन सब क्रॉप्स में बहुत ही लेबर चाहिए होती है। अब 1815 में जो गवर्नर ऑफ मद्रास होते हैं, ही रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नर ऑफ सीलन, और सीलन जो आज के टाइप का श्रीलंका है, उन्होंने कहा कि मुझे कूलीज चाहिए कॉफ़ी प्लांटेशन में वर्क कराने के लिए। अब मद्रास गवर्नर ने ये किसको लेटर ट्रांसफ़र कर दिया, तंजावुर में। एंड वहाँ पे जो लोग थे, जो पीपल थे, दे वर वेरी अटैच टू द सॉइल, एंड अनलेस सम इंसेंटिव वाज प्रोवाइडेड, उनके लिए इजी नहीं था कि वो अपने सॉइल को छोड़ के जाएं। तो 1815 से ब्रिटिशर्स क्या ट्राई कर रहे थे कि इन लोगों को पूरे वर्ल्ड में एज अ स्लेव फैला दिया जाए, बट हमें हमारी मिट्टी बड़ी प्यारी थी, और पहले कहा भी जाता था कि अगर हमने बाउंड्री क्रॉस कर लिया, हमने वाटर क्रॉस कर लिया, तो हम अपवित्र हो जाते हैं। तो इंडिया का वाटर क्रॉस करने का आज़ादी नहीं थी। सो अब क्या था कि लोगों ने तब तो नहीं अपनी ज़मीनें छोड़ी, लेकिन जब दो फेमाइन आते हैं ना बहुत बड़े बड़े 1833 और 43 में, तो फिर लोगों ने नहीं देखा कि मिट्टी क्या है और क्या क्या चीज़ है। दे फोर्स द पीपल। अब लोग क्या थे, इंसेंटिव के बिना, किसी इंसेंटिव के वो काम करने को तैयार थे। उनका सिर्फ ये था कि मुझे दो क्या एक वक्त का खाना मिल जाए और मैं पूरी जिंदगी एक स्लेव लेबर जैसे बिताने को तैयार हूँ। दिस वॉज द कंडीशन। अब अगर देखो आप ब्रिटिश का कंटेक्स्ट देखो, ब्रिटिश ने क्या बोला था कि हमने स्लेवरी बैन कर दिया, हम तो स्लेव्स में मानते ही नहीं है। तो उनके हिसाब से दे अबॉलिश द स्लेवरी इन ब्रिटिश इंडिया इन 1843। लेकिन उन्होंने क्या करा, फिर उसी चीज को लेकर के दूसरी और कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया। वो बोल रहे हैं इंडिया में तो बैन है, बट इंडियन स्लेव्स को ही ले जाके वो दूसरे देशों में बेचा करते थे और वहां से वो कमाया करते थे। So in 1837, number of immigrant Tamil laborers they employed to Ceylon coffee state was estimated at 10,000. तो जब ये चीज़ इन्होंने शुरू करी 1837 में, तो लगभग 10,000 लोग, 10,000 तमिल लेबरर को भेजा गया। एंड जो इंडस्ट्री थी, द इंडस्ट्री डेवलप रैपिडली एंड सो डिड द डिमांड ऑफ तमिल लेबर। तो जी 10,000 लोग थे, अब इंडस्ट्री बढ़ी, तो 1846 यानी कि 10 साल भी नहीं हुए थे, एंड ये लेबर बढ़ के 80,000 हो गई। एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स में ये बढ़ के 1,28,000 हो गई, और अगले ही 10-12 सालों में ये 3,80,000 तमिल लेबर सीलोन में थे। दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ फेमाइन। भूखमरी के कारण पीपल वर डूइंग द इंडेंजर्ड लेबर वर्क जस्ट फॉर कि उनको कम से कम खाना मिल जाए। सो बिसाइड सिलोन बहुत सारे इंडियन जो थे वो मॉरिशस भी गए, स्ट्रेट सेटलमेंट्स में भी गए, कैरिबियन आइलैंड और त्रिनिदाद, फिजी में, साउथ अफ्रीका में। 1843 में इट वॉज ऑफिशियली रिपोर्टेड कि 32,218 मेल एंड 4,307 फीमेल वो मॉरिशस में एंटर होते हैं एज एन इंडेंजर्ड लेबर। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी 5 लाख लेबर जो थे वो इंडिया से मॉरिशस मूव कर चुके थे। तभी आज मॉरिशस में सारे इंडियंस ही भरे हुए हैं, क्योंकि ये सारे लेबर ही तो थे, इन्हीं की तो बाद में पॉपुलेशन आती गई। तो 5 लाख लेबर टोटल इंडियन थे मॉरिशस में। सो इंडेंजर्ड लेबर के बारे में दे रखा है, अंडर द पीनल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेबर को हायर किया जाता है लगभग 5 सालों के लिए, एंड वो अपने घर तभी लौट सकते हैं जब ये 5 साल का काम पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे गरीब पीजेंट्स थे, गरीब क्या बहुत ही दीनहीन पीजेंट्स, वीवर जो थे, उन्हें लगा कि वो कुछ पैसा कमा सकते हैं इस वजह से। लेकिन ये चीज़ तो स्लेव लेबर से भी बेकार थी, बहुत ही बेकार थी। मतलब कॉलोनियल स्टेट ने एजेंट्स को, जिनको वो कंगनीज बोलते थे, उनको अलाउ करा था। वो क्या करते थे कि इन लेबरर को किडनैप कर लेते थे, ट्रिक कर लेते थे, और किडनैप करने के बाद इनको वही बंधुआ मजदूर टाइप बना देते थे। जो लेबर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक दुख दर्द सह के वो जर्नी बहुत ही बुरी होती थी, क्योंकि जरा जरा सी शिप में वो हज़ारों लेबर्स को भर देते थे। जो परसेंटेज ऑफ डेथ थी ना सिर्फ रस्ते रस्ते में, वो 12.3% थी मेल में, यानी कि 100 में से 12.3 मेल तो आने जाने में ही मर जाते थे।
18.5% फीमेल, 28% बॉयज, 36% गर्ल्स एंड 55% ऑफ इन्फेंट पेरिश्ड। वो इस तरीके से खत्म हुए कि इनका नामो निशान आज तक है ही नहीं। सो नेक्स्ट चीज जिसने असर क्या करा इंडिया के ऊपर, दैट वाज वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, कि वो वेस्ट की एजुकेशन हमारे सामने लेके आते हैं, ब्रिटिशर्स टाइप की एजुकेशन। अब जो एजुकेशन थी प्री ब्रिटिश इंडिया में अगर हम बात करें तो प्री कॉलोनियल इंडिया में यहाँ पे क्या था कि इट वाज बेसिकली ऑन रिलीजियस कास्ट लाइन। अच्छा, एजुकेशन में समहाउ इट हेल्प्ड इंडियंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन क्या था कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिया जाता था। इट वाज मोस्टली टू द हिंदू ब्राह्मण, जिनका एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था एक्वायर करने में हायर रिलीजियस या फिलोसफिकल नॉलेज। अब उन्होंने क्या कर रखा था, जो हिंदू ब्राह्मण्स थे उन्होंने मोनोपोलाइज कर रखा था एजुकेशन सिस्टम को, एंड दे ऑक्यूपाइड द पोजीशन इन द सोसाइटी, जैसे कि पुजारी हो गए या टीचर्स हो गए। वो कुछ स्पेशल सेमिनारियज जैसे कि विद्यालय वगैरह में या चतुष्पतीज वगैरह में पढ़ा करते थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत हुआ करता था, जिसको बहुत ही सेक्रेड नॉलेज या सेक्रेड लैंग्वेज या पवित्र लैंग्वेज बोलते थे। टेक्निकल नॉलेज की अगर हम बात करें, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, मेटलर्जी हो गया, वो हेरिडिटरी पास किया जाता था। जैसे कि अगर कोई आर्किटेक्चर है तो वो अपने बच्चों को सिखा देता था, एंड जिसकी वजह से इन वे ऑफ इनोवेशन ये सब चीज़ें होती रहती थी। अब अनदर जो शॉर्ट कमिंग है इस सिस्टम की वॉज दैट इट बायड वुमेन। जो एजुकेशन सिस्टम था इसने वुमेन को तो ऑलमोस्ट बैर ही कर रखा था कि वुमेन तो पढ़ लिख ही नहीं सकती, लोअर कास्ट को पूरा बैर रखा था। और कुछ और जो अंडर प्रिविलेज पीपल थे उनको था कि एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं है, वो एजुकेटेड हो ही नहीं सकते थे। सो इसकी वजह से क्या हुई, प्रॉब्लम आउट होना शुरू हो गया। अब द एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग वॉज अनदर इम्पेडिमेंट टू इनोवेशन। अब क्या हुआ जी कि सेकेंड चीज जो इसके अंदर एजुकेशन में आती है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल स्टेट, कि कॉलोनियल स्टेट ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, जो मकौले सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इसने क्या करा, इट एडेड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया फॉर डिफरेंट रीजन देन एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग इंडियंस। अब इन्होंने जो एजुकेशन शुरू किया था ना, अब देखो इतने भले तो है नहीं है कि इंडिया की भलाई के लिए काम करेंगे, इनका अपना मकसद था, इन्होंने अपनी प्लानिंग करी थी। इनकी पता है प्लानिंग क्या थी, कि जो बच्चे हैं इनको हम अंग्रेजी बनना सिखाएंगे, अंग्रेज बनना सिखाएंगे, और यही बच्चे हमें मदद करेंगे इंडिया को कंट्रोल करने में। सो उन्हें लगा इतनी बड़ी कॉलोनी को एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिश को लार्ज नंबर ऑफ लोगों की जरूरत थी जो उनके लिए काम कर सके, एंड ब्रिटिश के लिए इट वाज इम्पॉसिबल कि इतना सारा वो एजुकेटेड लॉट इंडिया में भेजे, क्योंकि उनकी और भी कॉलोनीज थी, वहाँ पे भी सब कुछ देखना था। तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल की ज़रूरत है जो कि इंडिया को कंट्रोल कर सके, और भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है। तो इसी एम के साथ उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वो लेके आए, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1835 में पास कर दिया। और उनका क्या था कि इंडिया के लोगों को ही इंडिया में एजुकेट करेंगे, और इन्हीं लोगों के खिलाफ यूज़ करेंगे। अब जो टीबी मकौले थे उन्होंने ड्राफ्ट किया सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है दे स्टार्टेड स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जिसमें उन्होंने इंग्लिश को वो लेके आए मॉडर्न एजुकेशन के रूप में इंडिया में। अब जो यूनिवर्सिटीज थी वो स्टैब्लिश करी गई कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे में, मद्रास में, कैलकाटा में 1857 में। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये जो सेक्शन ऑफ सो कॉल्ड एजुकेटेड इंडियंस है ना, ये ब्रिटिश के लिए बहुत लॉयल रहेगा और ये पिलर्स बनेंगे ब्रिटिश राज के, क्योंकि उसमें उन्हें क्या सिखाया जाता था कि ब्रिटिश कैसे अच्छा है, ब्रिटिश क्यों अच्छा है, ब्रिटिश क्यों अच्छा कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये देखिए टीबी मकौले के बारे में दे रखा है। ही वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल 1834 से 1838 तक। अब जब मकौले इंडिया में आए थे ना, उससे पहले जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर्म हुई थी 1823 में, जिसमें विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन। सो जो कमेटी थी वो बाद में दो ग्रुप में टूट जाती है। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जिसने एडवोकेट किया एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, वो क्या बोलते थे कि इंडिया को एजुकेशन देनी है ना तो इंडियन लैंग्वेज में ही दो, तुम क्यों इंग्लिश जबरदस्ती ला रहे हो। लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश में ही होनी चाहिए। सो मकौले ने एक ऑन द साइड ऑफ एंग्लिसिस्ट उन्होंने रॉट किया हिज फेमस माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन इन 1835। इस माइन्यूट में उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए।
उनका इंटेंशन क्या था कि एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट करो और एक ऐसा क्लास ऑफ पर्सन बनाओ इंडिया के अंदर जो इंडियन होगा ब्लड में, कलर में, बट इंग्लिश होगा टेस्ट में, ओपिनियन में, मॉरल्स में, इंटेलेक्ट में। एंड सी, ये जो मकौले का विजन था ना, आज 100% ट्रू होता नजर आ रहा है। वी ऑल आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश हमारे टेस्ट में है, इंग्लिश हमारे ओपिनियन में, इंग्लिश हमारे मॉरल्स में है, इंग्लिश हमारे इंटेलेक्ट में है। बट एक गलती हो गई भाई साहब से। भाई साहब को क्या लगा कि ये जो लोग है ना, जिसको ये इंग्लिश एजुकेशन देगा, वो इंग्लिश के प्रति लॉयल रहेंगे, इंडिया को भूल जाएंगे, इंडिया को रूल करने में मदद करेंगे। बट एजुकेशन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो इंसान को सही देखना सिखा देता है। प्रॉब्लम क्या है तो अच्छी बात है। सो उन्होंने एक ब्रिटिशर्स ने पूरी प्लानिंग के तहत एक एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास जो थी वो क्रिएट कर दी, अपनी जो थी, अपनी एक विजन, अपनी एक सोच के साथ। और इस क्लास को उन्होंने बाबू क्लास कहा। आज भी ये वर्ड बहुत फेमस है, बाबू लोग। सो बाबू क्लास बोला। अब ये जो क्लास थी, ये बड़े ही प्रोग्रेसिव लोग थे, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि इन्होंने पूरा 12th तक पढ़ा, फिर इन्हें कॉलेज पढ़ा, कई लोगों ने पीएचडी करी। बट ये जो लोग थे, ये ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल होने की बजाय उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छी बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के थॉट्स अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, बट ये सब कुछ अच्छा उनके अपने कंट्री के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है। ये चीज़ उनको उस एजुकेशन से समझ में आई। एंड फिर वही जो सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास थी, उसी की ही मदद से जो गांधी जी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर किया। क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों की, समझदार लोगों की ज़रूरत हर एक लीडर को होती है। लीडर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, ही नीड अ टीम। एंड उसमें एजुकेटेड लोग जो हैं वो बहुत ही एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। सो अब रोल क्या रहा इन एजुकेटेड मिडिल क्लास का? तो जो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना ऑन द वन साइड, और जो ग्रोथ था वेस्टर्न एजुकेशन का ऑन द अदर, इसकी वजह से एक तो नई सोशल क्लास एमर्ज आउट होती है। जो मिडिल क्लास ऑलरेडी बहुत ही दबा कुचला पड़ा था, उसमें से जो बाबू क्लास निकल के आती है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होती है। सो फ्रॉम विद इन दी सोशल चेंजेस, एक मॉडर्न इंडिया जो था, जिस मॉडर्न इंडिया को उन्होंने इंटेलिजेंट शिया बोला, वो कुछ और इमर्ज आउट होके होता है, एक नई सोशल क्लास which included the Indian trading, business commodity, landlord, money leader, English educated Indians. They employed the imperial subordinate services, lawyers, doctor, initially adopted a positive approach towards colonial administration. तो अभी ब्रिटिश को लग रहा था कि सब कुछ उनके प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है, उन्होंने एक एजुकेटेड क्लास खड़ी कर दी। अब उस एजुकेटेड क्लास को उन्होंने काफ़ी सारी पोजीशंस पे डाल दिया, जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड या मनी लैंडर, या आप कह सकते हैं देवर लॉयर्स इन सबऑर्डिनेट सर्विसेज, डॉक्टर्स वगैरह। तो इन सब में उन्होंने क्या करा, इतने ब्रिटिशर्स उन पे नहीं थे, उन्होंने सब में इंडियन फैला दिए। अब हाउएवर सून दे रियलाइज्ड बट कि ये उनसे गलती हो गई। गलती कैसे? कि पहले तो वो जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थे, लेकिन जैसे ही वो सर्विस में आते हैं, उन्हें निगेटिव चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि इनके कहे में, इनके करने में बहुत अंतर है, ये कहते बहुत अच्छा है, ये करते बहुत बुरा है। तो अब वो जो इंटेलिजेंट लोग थे ना, उन्हें लगा कि नहीं, वी शुड सर्व इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हम क्यों इनके अंदर रह के काम करें जिनका विजन ही सही नहीं है, एटलीस्ट हमारे देश के लिए। तो जो पीपल थे, दे वर सेट क्लास, सोशल क्लास, दे बिगिन टू प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन प्रमोटिंग पैट्रियोटिज्म अमंग द पीपल। और यही इंटेलिजेंट लोगों ने क्या करा, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगानी शुरू कर दी। अब जो कॉन्शियसनेस थी इन क्लास की विद द आर्टिकुलेशन ऑफ एसोसिएशन, इसकी वजह से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ। क्योंकि ये एजुकेटेड लोग ऐसे नहीं थे कि सड़कों पे उतर जाते थे कि हाय हाय ब्रिटिशर्स भागो भागो। ये इंटेलिजेंट तरीका लगाते थे कि मैं किस जने को क्या बात बोल दूं कि उसके दिमाग में घर कर जाए और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाए। और वो इतनी बेहतरीन तरीके से, इट्स लाइक अंदर ही अंदर दे वो वर्किंग लाइक अ दीमक, कि लकड़ी खत्म करनी है ना, तो बाहर से तोड़ने की बजाय अंदर अंदर खत्म कर दो। तो वो इंटरनल लोगों के ब्रेन में जा रहे थे और लोगों के ब्रेन के साथ प्ले कर रहे थे। और उसी सोच के साथ फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में दे रखा है, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड अदर्स, जो कि बिलोंग करते थे इस मॉडर्न इंडियन इंटेलिजेंशिया से। ये सारे लोगों को
एजुकेट ही ब्रिटिशर्स ने करवाया था अपने फायदे के लिए। एंड लिटरली ये वही नाम है जो लोगों को आगे लेके आए कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। सो इन लोगों ने सबसे पहले क्या करा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को भगाने से पहले ना आपको इंडिया को तैयार करना पड़ेगा। इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर फ्रीडम, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सोशल बुराइयां थी, इतनी रिलीजियस बुराइयां थी, जिसका साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब आप देखिए 18th-19th सेंचुरी तक सती प्रथा बहुत प्रचलित थी कि मार दिया जाता था लिटरली लड़कियों को। और वहाँ पे क्या होता था कि कई बार 70-80 साल के आदमी से 17-18 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी। 17-18 भी बहुत, 12-13 साल की बच्चियों की। अब जो 80 साल का है वो तो 8-10 साल में निपट लेगा। अब क्या हुआ जी, जो बच्चियां थी उनको उनकी चिता के साथ जला दिया जाता था, तो उनकी तो पूरी जिंदगी खत्म ना। तो ऐसी ऐसी बुराइयां जो थी, राजा राममोहन रॉय जी का क्या कहना था कि पहले हमें ये खत्म करनी चाहिए। आज ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिया तो अपने आप को ही खत्म कर लेगा। तो उन्होंने बजाय सबसे पहले ब्रिटिशर्स से लड़ने के, उन्होंने इंडिया के, उन्होंने भारत के जो नेगेटिव चीज़ थी उससे लड़ना शुरू करा। सो एजुकेटेड इंडियन ने क्या करा, उन्होंने बहुत एक्सपोजर किया डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म का, डेमोक्रेसी का, सोशलिज्म का। और उन्होंने उन सब लोगों को स्टडी किया जिन्होंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख रखी थी। जैसे अगर हम मजीनी या गैरीबाल्डी की बात करें, जिन्होंने ये सब जर्मनी में देख रखा था, रूशियो हो गया, जेम्स स्टुअर्ट मिल हो गए, मतलब ये सब रशिया वगैरह के इंटेलेक्चुअल्स थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये सब सिमिलर चीज़ें वो देख चुके हैं। तो उन्होंने जो लिखा होगा, उनके जो आइडिया होंगे वो तो बहुत सही होंगे ना, क्योंकि वो तो अप्लाई किए हुए आइडिया होंगे। तो कई सारे ऐसे आइडियाज़ उठाए गए। और सबसे पहले बात करी गई राइट ऑफ फ्री प्रेस, कि हमें फ्री प्रेस की आज़ादी दो, फ्री स्पीच की आज़ादी दो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन दो। ये तीनों इनहेरेंट राइट्स की डिमांड हमने ब्रिटिशर्स के सामने उस समय रखनी शुरू कर दी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि एजुकेटेड इंडियन जो हैं इतने भी खतरनाक नहीं है कि हम इन्हें प्रेस की आज़ादी, स्पीच की आज़ादी नहीं दे सकते। तो उन्होंने इनिशियली आज़ादी दे दी, बाद में उनके लिए ये चीज़ बहुत निगेटिव साबित हुई थी। सो वेरियस फोरम्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलके इन सब इश्यूज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दिस बिकम पॉसिबल एट नेशनल लेवल ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एंड उसके बाद इंडिया में पोस्टल सिस्टम लगता है, टेलीग्राफ सिस्टम लगता है, वायरलेस सर्विसेज वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। नाउ द टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मिशनरीज। दिस वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।